आज जो हमारा टॉपिक है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो जैसे आप पृथ्वी की सतह में बहुत सारी चीज़ें ऊपर देखते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें ऊपर देखते हैं, तो जो वास्तव में जो पृथ्वी के ऊपर ये आप विभिन्न प्रकार के रिलीफ फीचर्स देखते हैं, वो पृथ्वी के अंदर से ही रिलेटेड होते हैं। इसलिए पृथ्वी के आंतरिक जो संरचना होती है उसके विषय में जानकारी एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको लगता तो है कि हम पृथ्वी पर जो ये रिलीफ फीचर्स देख रहे हैं वो पृथ्वी की सतह पर आपको दिखाई देते हैं, ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन उनका संबंध नीचे से भी रहता है, जो अंदर से बल कार्यरत होते हैं। हमने आपको बताया था कि पृथ्वी पर दो तरीके के बल कार्य करते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज और एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेज। अंतर्जात बल के कारण ही हमारे पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो है उच्चावच आपको दिखाई देते हैं। तो इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है उसकी जानकारी जो है भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके विषय में भी हमको जानकारी होना चाहिए। वास्तव में आपको लगता है कि पृथ्वी के अंदर जो है एक ही जैसा सब है, उसकी संरचना एक ही जैसी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। जितनी भी हमें चीज़ें पृथ्वी की सतह पर दिखाई देती हैं वो सब क्या है, वो पृथ्वी के आंतरिक बल, उनकी क्रिया विधि और जो उसका परिणाम है, ठीक उसी से ये सब रिलेटेड है। इसलिए पृथ्वी की बाह्य सतह पर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसके लिए, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके विन्यास के लिए हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी होना जरूरी है। वैसे तो घनत्व, ताप जो है ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम पृथ्वी के आंतरिक सतह के बारे में जान सकते हैं कि वो आंतरिक संरचना कैसी है। लेकिन वास्तव में जो नवीन साक्ष्य है जिसको हम लोग कहते हैं सिस्मोलॉजी पे, ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्मोलॉजी, जो हमारा भूकंप विज्ञान है, इसके अध्ययन के आधार पर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ये नवीन भी है और ये सर्वमान्य भी है। तो आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं, तो उसमें तीन तरीके की वेव्स उत्पन्न होती हैं, तीन तरीके की तरंगें उत्पन्न होती हैं। जानते हैं आप, वेव्स होती है और एस वेव्स और एल वेव्स, तीन तरीके की तरंगें होती हैं। जब पृथ्वी के अंदर भूकंप आता है तो उससे क्या होती है, भूकंप तरंगें उत्पन्न होती है। वो जो भूकंप की तरंगें सेस्मिक वेव्स हैं वो तीन तरीके की होती है। एक प्राथमिक वेव्स जो सबसे पहले उत्पन्न होती है, दूसरी सेकेंडरी वेव्स, ठीक, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स यानी कि उस प्राथमिक तरंगों के बाद उत्पन्न होती है, और तीसरी है एल वेव्स या सरफेस वेव्स जो सिर्फ पृष्ठ पर रहती हैं, और लॉन्गेस्ट वेव यानी कि ये सबसे अधिक दूरी को तय करती है, इसको एल वेव्स कहते हैं, इसको सरफेस वेव्स या एल वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये सबसे लॉन्गेस्ट दूरी को तय करती है। तो इस तरीके से पृथ्वी की जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो उससे तीन तरंगें उत्पन्न होती है, और इन तरंगों का जब अध्ययन किया गया तो देखा गया कि इन तरंगों की जो गति है और जो उनका जो है परिभ्रमण पथ है वो एक समान नहीं, यानी कि जो इनके साथ इनके द्वारा रास्ता तय किया जाता है, मार्ग तय किया जाता है, वो एक समान नहीं। इसी के आधार पर पाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। अगर एक समान होती पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो सभी तरंगें एक जैसे गति करती, लेकिन पाया क्या गया कि पी वेव्स तो पृथ्वी के एक सिरे से दूसरी सिरे तक चली जाती है। जो पी वेव्स है, पी तरंगे, वही केवल एक जो है छोर से पृथ्वी के दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। इस तरंगों को देखा गया कि इस तरंगे कुछ दूरी तक को जाती है, जिसके बाद वो वक्राकार मार्ग। अगर इसको क्रस्ट मैंटल कोर में बांटते हैं तो वो पृथ्वी के कोर में नहीं जाती ऐसे।
और एल वेव्स जो है उनको देखा गया कि वो कहाँ पे रहती है, सिर्फ सरफेस पे रहती है। तो ये भूकंपी तरंगे हैं जो पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में विभिन्न प्रकार से व्यवहार करती है। अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान होती, एक जैसी संरचना दिखाई पड़ती, तो इनका व्यवहार कैसे होता है, एक समान होता है। लेकिन ऐसा नहीं पाया गया कहीं पर इतनी वजह से होती है, उसकी गति क्रस्ट से मेंटल पे जाने पे अधिक हो जाती है, मेंटल से कोर पे जाने पे अधिक हो जाती है, लेकिन ठोस से जब वो लिक्विड में जाती है तो उसकी गति मंद पड़ जाती है। ऐसे उसको देखा गया कि वो पृथ्वी के कोर में नहीं जा पाती है, बल्कि जो है पहले ही वक्राकार मार्ग ले लेती है। और एल उसको देखा गया कि वो केवल पृष्ठ पर ही होती है। इस तरीके से इन तरंगों की जो गति है और इनके द्वारा जो तय किया गया मार्ग है, उसके आधार पर ये पाया गया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना एक समान नहीं है। और इसे फिर इन्हीं तरंगों की गति व इनके द्वारा तय किए गए मार्ग के आधार पर तीन जो है भागों में बांटा गया, तीन प्रकार भागों में बांटा गया, क्रस्ट, मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और इसके तीन भाग। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तीन मंडल पाए गए, क्रस्ट, मेंटल और कोर। यही आपको अगर वैसे भी आ जाए, मेंस में अगर आपको लिखने के लिए आ जाए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए, तो यही आपको लिखना है कि नवीन साक्ष्यों के आधार पर, यानी कि भूकंप विज्ञान के आधार पर ये पाया गया कि भूकंपी जो तरंगे हैं उनकी गति और उनके द्वारा तय किया गया मार्ग जो है एक समान नहीं रहता। ठीक, अगर एक समान होता या पृथ्वी की संरचना एक समान होती तो ये तरंगे एक समान व्यवहार करती, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग में अलग अलग प्रकार से व्यवहार करती हैं, जिसका पता हमको उनकी गति से और उनके द्वारा तय किए गए मार्ग से चलता है। ठीक, तो तरंगों की गति और उनके द्वारा तय किए गए मार्ग के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में बांटते हैं या तीन मंडलों में बांटते हैं। सबसे ऊपरी भाग को पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर तक की गहराई के भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई के भाग को हम मेंटल कहते हैं। और 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के कोर यानी कि 6371 किलोमीटर की गहराई तक को कोर कहते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो हम तीन भागों में उसका अध्ययन करेंगे। उसका पहले हम फिगर बना लेते हैं, क्रॉस सेक्शन फिगर बनाएंगे। ऐसे पूरी पृथ्वी है, लेकिन उसका एक हिस्सा लेकर आपको समझा है, इतना हिस्सा लेकर आपको तो आप पहले फिगर बनाएं। इधर हम फिगर बना रहे हैं, इधर आपको समझाते हैं। ये क्रॉस सेक्शन हिस्सा ले रहे हैं, जैसे अपने इतना हिस्सा ले रहे हैं, वही बात ठीक, लेकिन एक हिस्से को लेकर आपको समझा रहे हैं। ये डेप्थ है, गहराई है। डेप्थ जो है आपकी किलोमीटर, जीरो है, जीरो से लेकर 100 किलोमीटर। बना लेंगे इस फिगर को, बिना इस फिगर को बनाए आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगर एग्ज़ाम में आपको लिखना हो मीन्स तो आपको नंबर
100 किलोमीटर। ये हिस्सा हमारा क्रस्ट कहलाता है। फिर 200 किलोमीटर आप इसको बना लें फिर से। तो 2900 किलोमीटर तक में इस 100 से लेकर 2900 किलोमीटर के एरिया मेंटल है, लेकिन इसमें भी देखा गया कि तरंगों में जो भी तरंगें होती हैं हमारी, उनकी गति में अंतर पाया जाता है अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। तो ऊपरी भाग को जो है अपर मेंटल कहा गया और निचले भाग को लोअर मेंटल कहा गया है। 700 किलोमीटर का ऊपरी भाग जो है वो अपर मेंटल है, ऊपरी मेंटल और ये लोअर। इसी तरह कोर में भी 2900 से लेकर 6200 तक का, यानी पृथ्वी के कोर का जो इसकी क्या हो सकता है, ये अपर कोर कहलाएगा और ये लोअर कोर या इसे क्रोड कहते हैं। कोर या ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। इसी तरह ऊपरी कोर और ट्रांजिशन जोन में पाया जाता है जिसमें दोनों की एक जैसी स्थिति रहती है। ये आप बना लें। बना लिया, इसको बना लीजिए फिर हम आपको तो वास्तव में जो तरंगों की गति थी वो एक समान नहीं थी। जैसे पी वेव्स है तो पी वेव्स की गति जो है तो जैसे जैसे हम क्रस्ट मेंटल कोर में जाते हैं वैसे वैसे उसकी गति बढ़ती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि घनत्व बढ़ने लगता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि होने लगती है, जिससे तरंगों के वेग में भी वृद्धि होने लगती है। तो इससे पता चलता है कि एक समान नहीं है। जैसे क्रस्ट आपका है लेकिन मेंटल आपका लिक्विड स्टेज में, मॉल्टन स्टेज में है। कोर का जैसे अपर पार्ट जो है मॉल्टन है लेकिन लोअर पार्ट सॉलिड है। अब देखिए क्रस्ट, जो हम बताते जाए आप उसको लिखते भी जाइएगा। क्रस्ट जो है 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक
विस्तार पाया जाता है, यानी इसको ऊपरी परपट या भू परपटी भी कहते हैं इसको, ठीक, भू परपटी भी कहते हैं। तो क्रस्ट का विस्तार 0 से लेकर कहाँ तक है 100, यानी पृथ्वी की सतह से लेकर पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये इसमें जो सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा विशेष रूप से पाई जाती है, तत्व पाया जाता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम के तत्व अधिक पाए जाने के कारण इससे एडवर्ड स्वेस ने क्या कहा, शियाल कहा। लिखते जाइएगा, सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। पहला पॉइंट लिखिए, इसका विस्तार, क्रस्ट का विस्तार 0 से या पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। क्रस्ट का विस्तार पृथ्वी की सतह से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दूसरा इसमें देखिए कि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम के तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एडवर्ड स्वेस ने शियाल नाम दिया है। पूछा जाता है क्रस्ट को ही शियाल कहते हैं, एडवर्ड स्वेस ने कहा। इसका जो औसत घनत्व है, एवरेज डेंसिटी जो है वो कितनी है, 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका जो औसत घनत्व है वो 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसका 0.5%। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग है। पॉइंट करके लिखते चलो, पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित है। ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। आईएएस में सारे क्वेश्चन आते हैं 1, 2, 3 करके कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या सही है या क्या नहीं है। यह मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट से निर्मित है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट से ये मुख्य रूप से ग्रेनाइट और बेसाल्ट से तो ये देखा गया कि जो क्रस्ट की मोटाई है वो महासागरों में, महाद्वीपों की तुलना में कम मोटी पाई जाती है। इसको भी लिख लीजिए कि क्रस्ट की मोटाई महासागरों की तुलना में महाद्वीपों में अधिक पाई जाती है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों की तुलना में महाद्वीपों में अधिक पाई जाती है। महासागरों में इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर। ये महासागरों के नीचे पाई जाती है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर एवं महाद्वीपों के नीचे महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। महाद्वीपों के नीचे 30 किलोमीटर तक है। ये प्रश्न आता है, स्टेटमेंट आता है कि महासागरों की तुलना में महाद्वीपों के नीचे क्रस्ट की मोटाई अधिक। तो आईएएस में तो आप जानते हैं 1, 2, 3 करके पूछा जाता है। पूछा जाएगा कि क्रस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 3-4 स्टेटमेंट दे दिए गए, आप उसमें से आपको
सारी जानकारी बारीकी से होना चाहिए, क्योंकि वो गहराई से पूछते हैं, उसके विषय में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो महाद्वीपों में तो 30 किलोमीटर तक होती, लेकिन वास्तव में जो पर्वतीय श्रृंखलाएँ हैं वहाँ पर इसकी जो मोटाई होती है वो 70 किलोमीटर तक पाई जाती है, ये भी लिख लीजिए। जबकि पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे इसकी औसत मोटाई 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। पर्वत श्रृंखलाओं के नीचे इसकी औसत मोटाई 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। आप इसीलिए समझ रहे हैं कि आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि जैसे हिमालय वगैरह क्षेत्र है, यहाँ पर आपको ज्वालामुखी आते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार अपने भारत में हिमालयी क्षेत्रों में नहीं देखा है, क्योंकि वहाँ की क्या है, परत बहुत मोटी है, पृष्ठ की मोटाई बहुत अधिक है। तो जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है वो तोड़कर बाहर, इसीलिए अर्थक्वेक जो आते हैं, भूकंप तो आते हैं, जैसे नीचे से ऊर्जा आई इंटरलॉकिंग, जैसे ऊर्जा संचित हो जाती है, जब वही बाहर निकलने का प्रयास करती है तो हमारी पृथ्वी की सतह पर क्या करती है, धक्के मारती है। इससे हमारी पृथ्वी पर कंपन उत्पन्न होता है और वही क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। तो पृथ्वी की सतह पर कंपन होना ही भूकंप है। लेकिन ज्वालामुखी का उद्गार आपने नहीं सुना होगा कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में आपको कभी ज्वालामुखी का उद्गार हुआ होगा। उसका कारण यही आया हुआ है, आईएएस में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि ज्वालामुखी का उद्गार हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में क्यों नहीं पाया जाता, या ज्वालामुखी क्यों नहीं आते हैं। क्या बताना है कि वहाँ पर जो है पृष्ठ की मोटाई, भूप्रकृति की मोटाई बहुत अधिक होती है। वहाँ संख्या नहीं रहती है कि इतने किलोमीटर नहीं, लेकिन ये है कि मोटाई अधिक होती है। कथन कारण है। ये वही, हाँ, ग्रेनाइट और उसमें महासागरों की जो परतें होती, महासागरों के नीचे जो पाई जाती है वो मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित है। इसको भी एक पॉइंट होगी। महासागरों के नीचे, महासागरों के नीचे पृष्ठ या भूपर्पटी की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं। महासागरों के नीचे हमने आपको बताया था, जब कन्वेंशनल थ्योरी बताई थी कि नीचे से तरंगे निकलती रहती हैं और मिड ओशियानिक रिज के सहारे लगातार ज्वालामुखी का उद्गार होता रहता है और उससे लावा जो निकलता है, उससे मैग्मा जो निकलता है वो लावा के रूप में बैठने लगता है, जिससे बेसाल्ट चट्टानें निर्मित हो जाती हैं। इसलिए महासागरों के नीचे जो भूपर्पटी पाई जाती है, क्रस्ट पाई जाती है, वो किससे मुख्यतः निर्मित होती है, बेसाल्ट से निर्मित होती है। ये भी याद रखना, ये भी आईएएस में पूछते हैं 1 2 3 करके, जब आएगा क्वेश्चन कि महासागरों के नीचे की भूप्रकृति मुख्य रूप से बेसाल्ट से निर्मित होती है। तो ये था क्रस्ट के बारे में। अब देखिए अपर मेंटल या मेंटल के बारे में। दूसरा है लिख लीजिए, इसका विस्तार 100 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, दुर्बलता मंडल कहलाता है। लिख लें, मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर कहलाता है, दुर्बलता मंडल कहलाता है, जिसका विस्तार 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है।
भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट और अपर मेंटल का पार्ट जो है मिलकर जो है हमारा लिथोस्फीयर बनाता है, जिसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। तो लिख लीजिए क्रस्ट या भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल या लिथोस्फीयर। इसकी मोटाई जो है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर होगी इस तरह। ये इसकी मोटाई 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। इसका औसत घनत्व 3 था, इसका औसत घनत्व 3.4 ग्राम प्रति। इसका औसत घनत्व 4 ग्राम 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पाया जाता है। यह पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग, यह पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग, यह पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% भाग एवं समस्त द्रव्यमान का 68% भाग होता है। फिर इसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है, यानी कि इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए इसको एडवर्ड स्वेस ने क्या कहा है, सिग्मा। इसमें मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम के तत्व पाए जाते हैं, इसीलिए एडवर्ड स्वेस ने इसे सीमा नाम दिया। एडवर्ड स्वेस ने जो इसका जो डिवीज़न किया था, डिवाइडेशन किया था, वो तो किसमें किया था, सियाल, सीमा और निषेध में किया था। तो वही इसी के आधार पर। अब देखिए, जैसे ही क्रस्ट से मेंटल पे पी तरंगे आती है, वैसे उनकी गति में अचानक वृद्धि होती है, बड़ी तेजी से वृद्धि पाई जाती है। उससे एक असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी उत्पन्न हो जाती है। इस डिसकंटिन्यूटी का पता लगाया था मोहरिक ने, जिसे उन्हीं के नाम पे इसको मोहरिक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है, जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में पाई जाती है। मतलब यहाँ पर लिख ले, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा आता है मोहो असंबद्धता। मोहो असंबद्धता, इसको बना लें इस जगह को। और लिख लें कि पी तरंगों की गति क्रस्ट से मेंटल में जाने पर
पी तरंगों की गति क्रस्ट से मेंटल में जाने पर, पी तरंगों की गति क्रस्ट से मेंटल में जाने पर 6.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है कि तीव्र वृद्धि हो जाती है। 8.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की तीव्र वृद्धि हो जाती है, जिससे एक असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है, जिसका पता मोहरिक ने लगाया। इसका पता मोहरिक ने लगाया था, जिसे उन्हीं के नाम पर मोहो अथवा मोहरिक असंबद्धता कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि मोह असंबद्धता किस किस के बीच में पाई जाती है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में। अगर उन्होंने मेंटल का डिवीजन कर रखा है तो क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में। इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मोह असंबद्धता किस किस के बीच पाई जाती है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में, या क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच। अब देखिए, गति में तो वृद्धि हो गई, लेकिन जैसे 100 से 200 किलोमीटर के बीच के जोन में आते हैं, वैसे गति में वृद्धि तो हो रही, लेकिन वृद्धि धीमी गति से हो रही। वृद्धि अब भी हो रही है, लेकिन जैसे अचानक तीव्र वृद्धि, वैसे वृद्धि अब नहीं हो रही है। अब मान लीजिए 6.2 से 8.2 हो गई, तो 8.3, 8.4 ऐसे धीरे धीरे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो गति बढ़ने की दर है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है 100 से 200 किलोमीटर के बीच में। इसलिए इस जोन को कहा जाता है निम्न गति का मंडल, लो वेलोसिटी जोन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लो वेलोसिटी जोन किस किस के मध्य पाया जाता है? तो 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। निम्न गति का मंडल ये कहता ही नहीं कि उसकी गति मंद हो, उसकी गति कम हो जाती है, मंद हो जाती है, खाली उसकी बढ़ने की दर मंद हो जाती है। यानी कि वो जिस गति से, तीव्र गति से बढ़ रही थी, उसकी गति, वो रेट कम हो जाता, दर कम हो जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 8.2 से वो कम होकर 7.6 हो जाती है, 7.5 हो जाती है, ये नहीं है। 8.2 से उसकी गति बढ़ के 8.3 हो गई, 8.4 हो गई, लेकिन वो उतने तीव्र गति से नहीं बढ़ी, उसका रेट कम हो जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा कि 100 से 200 किलोमीटर की गहराई के मध्य जो है, ई तरंगों की गति में वृद्धि जो होती है वो निम्न दर से होती है। इसीलिए इसको निम्न गति का मंडल या लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। इसी तरीके से अपर मेंटल से लोअर मेंटल में भी जाती है, तो उसकी गति में फिर से वृद्धि हो जाती है तीव्र। इसका पता रेके ही ने लगाया था, तो उसके नाम पर हम लोग रेके ही असंबद्धता।
कहीं कहीं पर डिवीजन दिया रहता है, कहीं पर नहीं भी दिया जाता, लेकिन आगे से पूछा गया है कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के मध्य जो है रेपे ही असंबद्धता पाई। अब आप देखिए कोड। लिख लीजिए। अब देखिए 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र का जो क्षेत्र है वो आपका कोर कहलाता है या क्रोड कहलाता है। इसमें लिखिए इसका विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक पाया जाता है। वाय क्रोड तरल अवस्था में है, ये भी लिख लीजिए, ये भी पूछा जाता है। वाय क्रोड यानी कि अपन वाय क्रोड तरल अवस्था में है, मॉल्टन स्टेज में, जबकि आंतरिक कोर या क्रोड ठोस अवस्था में है, जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में। इसका औसत घनत्व 5 है। क्रोड की सीमा पर, मतलब ये क्रोड की जहाँ से सीमा शुरू होती है वहाँ पर घनत्व 5 है। क्रोड की सीमा पर घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो केंद्र तक, यानी कि केंद्र में जो है 13 तक पहुँच जाता है, जो केंद्र तक 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। क्रोड की सीमा पर, जहाँ पे सीमा है, यहाँ पर इसका औसत घनत्व जो पाया जाता है वो 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और जो केंद्र तक, यानी जैसे जैसे जाते हैं केंद्र में तो बढ़ता जाता है, और केंद्र में घूमकर कितना हो जाता है 13, यानी कि केंद्र तक 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर हो जाता है। इसका जो आयतन है वो समस्त पृथ्वी का जो समस्त आयतन है उसका 16%, तथा द्रव्यमान जो है वो 25%। यह पृथ्वी के समस्त आयतन का 16% भाग, यह पृथ्वी के समस्त आयतन का 16% भाग एवं समस्त द्रव्यमान का 32% भाग है। इसमें मुख्य रूप से निकिल और फेरस पाया जाता है। फेरस या आर्सेनिक, इसमें मुख्य रूप से निकिल और फेरस
के तत्व या आयरन के तत्व पाए जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से निकिल और फेरस के तत्व पाए जाते हैं। इस एडवर्ड स्वेस ने इसे निफे नाम दिया है। एडवर्ड स्वेस ने इसे निफे। एडवर्ड स्वेस ने इसे निफे नाम दिया। ये भी सब क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि क्रो में सबसे अधिक तत्व सबसे अधिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो निकिल और फेरस से उसी के आधार पर निफे। जैसे मेंटल से कोर में जो है हमारी पी तरंगें प्रवेश करती हैं, तो उनमें बड़ी तेज़ी से उनकी गति में वृद्धि होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसका घनत्व बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो घनत्व के अनुसार ही यानी घनत्व के प्रोपोर्शन में उनकी गति भी होती है। जैसे जैसे घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे तरंगों की गति बढ़ती जाती है। तो जो पी तरंगें हैं, पी वेव्स हैं, वो जैसे ही मेंटल से कोर में प्रवेश करती है, उनकी गति में बड़ी तीव्र गति से अचानक वृद्धि होती है। अब जैसे एक कंटिन्यू धीरे धीरे वृद्धि हो रही है एक क्रम से, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन जब अचानक वृद्धि हो जाती है तो उससे असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है। ठीक, तो और इसका पता किसने लगाया था? गटेनबर्ग ने लगाया था। तो इसलिए इसको गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इसमें आप देख लें कि पी तरंगे जैसे ही मेंटल से कोर में प्रवेश करती हैं, पी तरंगे जैसे ही मेंटल से कोर में प्रवेश करती हैं, मेंटल से कोर में प्रवेश करती हैं, उनकी गति में बड़ी तीव्र ढंग से वृद्धि होती है। बड़ी तीव्र ढंग से वृद्धि होती है और उनका वेग 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाता है। और उनका वेग 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो जाता है, जिससे एक असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है। जिससे एक असंबद्धता उत्पन्न हो जाती है। इसका पता गटेनबर्ग ने लगाया था। जिसका पता गटेनबर्ग ने लगाया था।
उन्हीं के नाम पर इसे गटनबर्ग असंबद्धता, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इसे गटनबर्ग असंबद्धता, गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। इसी तरीके से जब अपर कोर से लोअर कोर में जाती तब भी उनकी गति में अंतर आ जाता, बड़ी तीव्र गति हो जाती है। और इसका पता जो है कोंकार्ड ने लगाया। ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आप देख लें जो आए हुए हैं। इसको आप जरूर बना लीजिए, ये आपके समझने के लिए। तो पहला क्वेश्चन तो आता है बहुत आसान के लिए कि मोह असंबद्धता पाई जाती है। मोह असंबद्धता पाई जाती है। मोह डिसकंटिन्यूटीज फाउंड बिटवीन, पहला है आपका मेंटल और कोर। ऑप्शन देखिएगा, मेंटल और कोर। दूसरा है अपर कोर एंड लोअर। तीसरा है क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तो चौथा है क्रस्ट एंड लोअर मेंटल। Four discontinuities found between crust, mantle and core, upper core and lower core, crust and upper mantle, crust and lower। तो आंसर क्या होगा? अब दूसरा क्वेश्चन सुनिए। भूपर्पटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? भूपर्पटी के बारे में भूपर्पटी के क्रस्ट के बारे में कौन से कथन सही है? Which statements are true about the crust? पहला है भूपर्पटी का विस्तार पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई।
तुलना में महाद्वीपों के नीचे भूपर्वती की मोटाई, महाद्वीपों के नीचे भूपर्वती की मोटाई कम पाई जाती है। इसमें तीसरा है भूपर्वती में सिलिका और फेरस के तत्व पाए जाते हैं। चौथा है महासागरों के नीचे भूपर्वती की मोटाई, भूपर्वती की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित है। अब जो इसके आंसर है वो जो है वो आपको चुनना है। एक में 1 2 3 4, बी में आपको बताना है आपको 1 3 4, सी में बताना है आपको 1 3, डी में बताना है आपको। इसमें से कौन सही, इस पे आपको चुनना है। क्वेश्चन फिर से बताएं, समझ में आ गया सब? फिर से सुन लीजिए। भूपर्वती के बारे में कौन से कथन सही है? 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला, भूपर्वती का विस्तार पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दूसरा है, महासागरों की तुलना में महाद्वीपों के नीचे भूपर्वती की मोटाई कम पाई जाती है। तीसरा है, भूपर्वती में सिलिका और फेरस के तत्व पाए जाते हैं। सिलिका और फेरस के तत्व पाए जाते हैं। फिर महासागरों के नीचे भूपर्वती की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित है। पहला है 1 2 3 4, चारों सही है। दूसरा है 1 3 4। तीसरा है केवल 1 4 और चौथा है केवल 2 4। बताएं। सी सब लोग ठीक है एकदम, ये सही है। भूपर्वती का विस्तार 100 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दूसरा है, महासागरों की तुलना में महाद्वीपों के नीचे भूपर्वती की मोटाई कम पाई जाती है, जिसका जस्ट अपोजिट है। महासागरों की तुलना में महाद्वीपों के नीचे भूपर्वती की मोटाई अधिक पाई जाती है। फिर भूपर्वती में सिलिका और फेरस के तत्व पाए जाते हैं। तो सिलिका के तो तत्व पाए जाते हैं लेकिन फेरस के तत्व नहीं। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अब महासागरों के नीचे भूपर्वती की चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित, ये भी सही। तो एक और, अब आप देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था आइस में, एक तरफ जो है डिसकंटिन्यूटी दी हुई थी और दूसरी तरफ किन किन के बीच पाई जाती है, इसका क्षेत्र दिया हुआ था। इसको मैच करना फर्स्ट लिस्ट है। आपका डिसकंटिन्यूटी से कौन से संबंध है, और इधर जो है आपके रीजन में कौन से क्षेत्र वो पाए। तो पहला है आपका जो दी हुई थी आपकी वो डिसकंटिन्यूटी,
दूसरा आपका रेपेई, तीसरा है गटेनबर्ग, और चौथा है कोलपाड। और क्षेत्र, पहला पृथ्वी अपर कर एंड लोअर, अपर कोर है, दूसरा है लोअर मेंटल एंड अपर। गटेनबर्ग, गटेनबर्ग के सामने आप देखो, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। चौथा देखिए आप क्रस्ट एंड अपर मेंटल। इसके आंसर हमें लिख रहे हैं, आंसर आप कैसे बताते हैं? आंसर तो आप ऐसे बताते हैं, लिख दे जैसा आप कहें, लिखिए। चलिए बताइए इससे क्या होगा, अपना मैच करके बताइए, अपना मैच कर लीजिए कॉपी में, फिर बताइए। अपना मैच कर ले फिर यही सही है। आप लोग मिला लें, हम गलत भी हो सकते हैं। देखिए उसमें गलत लिख गया था, विकल्प 1 फ्री कर दिया था, फिर देखा तो 1 आपके सामने कह रहा है आंसर भी लिखा हुआ है और केवल मैच करा। तो मोह असंबद्धता किससे होगा? क्रस्ट रेपेई अपर मेंटल गटेनबर्ग लोअर। ये एक बार आईएएस में पूछा गया, आईएएस में पूछा गया कि निम्नलिखित को मैच कराए। चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके कोर के बारे में, कोर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन से स्टेटमेंट कोर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार। पहला स्टेटमेंट, निकिल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है। वाय और तरल अवस्था व आंतरिक ठोस अवस्था में पाया जाता है। एक सही है, दो केवल एक से, केवल दो से, ना एक सही है और ना दो सही। कर लिया, क्या होगा? दोनों सही है। इसमें जो है एक ऑप्शन जो है इसके बाद। अब कौन सही होगा? दोनों से। निकिल और फेरस की मात्रा अधिक पाई जाती है वाय प्रोट तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक को ठोस अवस्था। अब एक क्वेश्चन और है मेटल के बारे में। मेटल के संबंध में कौन सही नहीं है या नहीं? इसमें देखिए आप, पहला है सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। दूसरा, पृष्ठ से मेटल में प्रवेश करने पर पी तरंगों की गति कम हो जाती है। तीसरा, ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच
असंबद्धता पाई जाती है। मेंटल का औषध है 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कौन सही है? बताएं क्या है इसमें? भी होगा। देखिए सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो सही है। सही पृष्ठ से मेंटल में प्रवेश करने पर पी तरंगों की गति कम हो जाती है। सही है कि गलत है? कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। पी तरंगों की गति वृद्धि होती है। फिर ऊपरी मेंटल से निचले मेंटल के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है। सही है। फिर मेंटल का औसत दर है तो 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये आपकी गलत है। सही कौन है? एक और अब आपको कुछ पूछना हो? एक और 3। अब आप सब लोग हाँ अच्छा हाँ सही नहीं है, उल्टा हो जाए। उल्टा हो जाए, सही नहीं है। एक और मतलब ये जो सही बता रहे हैं सही नहीं है बताना था, तो सही में आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। ठीक, कुछ पूछना हो तो बताइए आप। कल हम आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएं, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। पूछना हो तो कुछ पूछ लीजिए। वाटर मतलब कोई लिक्विड स्टेज में पिघला हुआ, उसमें किसी एकदम ठोस नहीं है, एकदम ठोस नहीं है, पिघलने की अवस्था। लिक्विड वाटर मतलब मिलते जुलते। देखिए यहाँ पे जो तत्व जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ऐसे थोड़े थोड़े तो बहुत चट्टानों जैसे ग्रेनाइट की जहाँ चट्टानें मिलेगी वहाँ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अधिक जो तत्व पाया जाए थोड़े थोड़े संख्या में, मतलब इसलिए सब जगह लेके वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बात है। तो जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं वहाँ तो सोने की जो चीज़ें ग्रेनाइट चट्टान। ये नहीं, ये इनकी विशेषता है, ये लिक्विड पार्ट में नहीं जाता, यही विशेषता भी ये टर्न हो जाता। कौन? नहीं, ये सिर्फ मेंटल से ही ऊपर ही हमने आपने बनाया था, तो ऊपर से ही मेंटल से निकल जाता है। किसका? ये अपर नहीं, ये ऊपरी पृष्ठ के पहले से मुड़ जाता है।
पहले से मेंटल तो नहीं है। जैसे पी गति, उनकी स्पीड थोड़ा मंद हो जाती है जैसे लिक्विड में। और कुछ इसको